स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ NH3 एंड CO2 विच गैस विल बी एब्जॉर्ब मोर रेडियली बाय द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड वाई। अब देखिए इन दोनों गैसेस में से हमें चूज करना है किस में जल्दी एड्सॉर्प्शन होगा, मतलब चारकोल रखा है, कौन सी गैस सबसे पहले आके उस चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब होगी। तो देखिए एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे आपको NH3 दिया है और CO2 दिया है, तो इसका आंसर होता है NH3 गैस। एक्चुअल में जो NH3 गैस होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप करती है चारकोल के साथ एज कंपेयर टू CO2। फिर अगर हम बात करते हैं NH3 गैस की, तो इसके पास हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एंड इजिली लिक्विफेबल गैस होती है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं इसके बिहाफ पे NH3 जल्दी एड्सॉर्ब हो जाती है एज कंपेयर टू CO2 गैस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कोलाइडल सिस्टम डज मिल्क बिलोंग टू। देखिए अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फैट जो लिक्विड होता है और दूसरा मिक्स होता है एक और लिक्विड उसके अंदर। तो इट मींस जब दो लिक्विड्स आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं इमल्शन। तो इट मींस ये एग्जाम्पल होने वाला है इमल्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यू टू। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, किस वजह से होता है। तो आप जानते हैं कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ सोल और जेल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोल की और दूसरी बात कर रहे हैं जेल की। तो देखिए सोल की अगर हम बात करते हैं तो सोल ये वाला स्मोक एंड डस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल। इसके अंदर होता क्या है, ये कौन सा वाला है जिसमें हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो आपका सॉलिड होता है, लेकिन जो डिस्पर्जन जिसके अंदर डाल रहे हैं वो एयर होती है। तो मतलब ये एयरोसॉल के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, एयरोसॉल, क्योंकि एयर में क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल मिक्स है और वो डस्ट पार्टिकल का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स है। क्लियर। फिर बात करते हैं जेल की। जेल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, जब हम किसी लिक्विड को मिक्स करते हैं सॉलिड के अंदर, तो इसका मतलब जो चीज होती है उसमें पूरा पोर्शन किसका है, सॉलिड का, सॉलिड का है, उसके अंदर कुछ लिक्विड मिक्स कर रखा है, दैट इज कॉल्ड जेल। क्लियर। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। फोबिक कौन से होते थे, जिसमें डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम दूसरे को रिपेल करते थे, और लायोफिलिक में क्या होता था, जिसमें इंटरैक्शन ऐसी होती थी कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं लायोफोबिक सोल की, तो मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स क्या होते हैं, लायोफोबिक सोल का एक एग्जांपल है। और लायोफिलिक की बात करते हैं तो स्टार्च। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम इन मिल्क। मिल्क के अंदर देखिए एक डिस्पर्स होगा और एक डिस्पर्जन होगा। इमल्शन का एग्जांपल है ये, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मिल्क के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो आपका फैट होता है, और डिस्पर्जन में कोई लिक्विड होगा। डिस्पर्जन में क्या होगा, कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, लाइक वाटर। क्लियर। तो इसे हम बोल सकते हैं एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे इमल्शन का, जिसमें डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम आपको क्लियर हो चुके होंगे, फैट एंड लिक्विड। तो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Why is adsorption always exothermic। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस किया हुआ है। देखिए आपके पास एक एड्सॉर्बेट है और उसके ऊपर आपके पास एक एड्सॉर्बेट है एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। जब ये सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब जब कोई चीज किसी के ऊपर एक्यूमुलेट होती है तो उस समय बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो इट मींस जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होंगे या दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। आपसे बोला कि टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन होता है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो होता है वो कंपेरेबल होता है टू द साइज ऑफ और द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब होगा क्या, ये लाइट आ रही है और ये पार्टिकल है, दोनों का साइज क्या है, कंपेरेबल है। तो जब लाइट इससे टकराएगी तो वो क्या करेगी, स्कैटर्ड करने लगेगी, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो दोनों का साइज कंपेरेबल होने की वजह से, एक की वेवलेंथ लाइट की और उसका साइज, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल। तो आपको नेगेटिवली चार्ज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल दिया हुआ है, तो इनमें से पूछा है कौन सा सबसे ज्यादा कोगुलेशन करेगा। तो कोगुलेशन अकॉर्डिंग टू हार्डली रूल, हार्डली रूल हमें बेसिकली क्या बताता था, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके पास उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू कोगुलेट। अब देखिए अगर मैं NaNO3 की बात करता हूं, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, इस पे चार्ज -2, इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज -1 इंटू में 3 और इस पे चार्ज +3। तो सबसे ज्यादा चार्ज हमें देखने को मिल रहा है इस एल्यूमिनियम के ऊपर। तो डेफिनेटली यार यहाँ पे AlCl3 सबसे ज्यादा इफेक्टिव चार्ज रख रहा है, तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन भी AlCl3 ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, describe a change observed when a solution of NaCl is added to a sole of hydrated ferric oxide। देखिए जब आप NaCl को ऐड करते हैं एक सोल में जहां FeC मतलब आपके पास फेरिक ऑक्साइड हो, तो उस सिचुएशन में होगा क्या, NaCl और फेरिक ऑक्साइड आपस में कोगुलेट करने लग जाएंगे और वहां पे कोगुलेशन का प्रोसेस देखने को आपको मिलेगा। तो इट मींस यहां पे आंसर होगा कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल टेक प्लेस। तो यहां पे कोगुलेशन या फिर आप प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। सेकंड, अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड देन थ्रू अ सोल। अगर एक बीम ऑफ लाइट को आप पास करेंगे एक सॉल्यूशन को जो NaCl का है एंड देन वो किस थ्रू अ सोल, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कैसा सोल देखने को मिलेगा आपको, कोलाइडल। और कोलाइडल में क्या होता था, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इट मींस यहां पे हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडियम इन स्मोक। स्मोक की अगर हम बात करते हैं तो स्मोक में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कुछ समझ लीजिए, और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में। किस में मिक्स होते हैं, गैस में मिक्स होते हैं। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड होगा और जिसके अंदर मिक्स है वो क्या है, गैस है। तो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेन, ए पार्ट है, सेम सब्सटेंस एक्ट एज अ कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड। सेम सब्सटेंस कोलाइड्स की तरह भी बिहेव कर रहा है और क्रिस्टलॉइड की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो कैसे, तो देखिए सिंपल सा रीजन है यहाँ पे, अगर हम NaCl को लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम NaCl को लेते हैं तो वो बिहेव करता है क्रिस्टलॉइड की तरह जब आप उसे वाटर में डाल देते हैं। इट मींस जब NaCl वाटर के अंदर होगा देन इट बिहेव लाइक अ क्रिस्टलॉइड। बट वही सेम NaCl अगर आप उसे डिसॉल्व कर देंगे बेंजीन के अंदर देन इट बिहेव लाइक अ कोलाइड। तो एक्चुअल में ऐसी चीज पॉसिबल है, वो डिपेंड करती है कि किस मीडियम के अंदर आपने उसे डाला है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट ओवर क्लाउड। देखिए जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो कैसे होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं सॉल्ट को ओवर दी क्लाउड। अब देखिए जिन सॉल्ट को आप उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इट मींस अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल देंगे वहां पे तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को कहीं ना कहीं कोगुलेट करने लगेंगे, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कोगुलेट होंगे तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगी, रेन देखने को मिलेगी। तो इट मींस आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय स्प्रेइंग कॉमन सॉल्ट ओवर द क्लाउड एज इट एन इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, एंड ब्रिंग आउट कोगुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और वो किसको कोगुलेट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को, और फाइनली रेन हो रही है यहां पे। Adsorption of a gas on a surface of solid is generally accompanied by decrease in entropy, still it is spontaneous process। हम एंट्रोपी को एक्चुअल में कम कर रहे हैं, स्टिल प्रोसेस कैसा है आपका, मतलब फीजिबल प्रोसेस है, फिर भी हो रहा है। ऐसा क्यों, तो देखिए जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो आपने देखा कि यार ये जो सरफेस केमिस्ट्री है इसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, तो उस समय हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो डेल्टा H यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। अब सोचिए कोई चीज सरफेस पे आके बैठ गई तो क्या उसकी रेंडमनेस बढ़ी या कम हुई, कम हो गई। तो एंट्रोपी भी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसीलिए एंट्रोपी का साइन डेल्टा S का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पे। लेकिन अब फाइनली यहां पे देखिए कि डेल्टा एस आपका जितना कम होगा क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा एच के आगे कौन सा साइन रहने वाला है, नेगेटिव का। अब आपने पढ़ा है कि यार अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस फीजिबल हो पाएगा आपका।
तो इट मींस डेल्टा एस जितना कम होगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव जो ये पॉजिटिव बना रही है, ये वाली वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। और डेल्टा एच के आगे क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी डेल्टा जी क्या हो पाएगा, नेगेटिव हो पाएगा। सो दैट मीन्स जितना आप एंट्रोपी को कम करेंगे यहां पे, उतना ही ज्यादा डेल्टा जी इसके कंपैरेटिवली बड़ा दिखाई देगा और इसका नेगेटिव वाला साइन एज अ प्रेफरेंस यूज किया जाएगा। इस वजह से डेल्टा जी भी आपका नेगेटिव हो जाएगा यहां पे। तो अगर नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस क्या हो चुका है, फीजिबल हो चुका है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डेल्टा आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर एंड सी वाटर मीट। देखिए जब रिवर और सी वाटर मिलते हैं तो वहां पे एक डेल्टा फॉर्म होता है। ऐसा क्यों? तो जो रिवर होती है वो एज अ कोलाइडल सोल काम करती है, उनके अंदर बहुत सारे कोलाइड्स होते हैं। और सी वाटर के अंदर क्या होता है, लाइक सॉल्ट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जहां पे वो कोलाइडल सोल और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपस में मिलेंगे, वहां पे आपको कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। और उसी को प्रेसिपिटेशन को या फिर कोगुलेशन को हम डेल्टा कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा हेयर। क्लियर? नेक्स्ट, फिजियोप्शन इज अ मल्टीलेयर, बट जो केमिकल वाला होता है केमियोप्शन इज अ मोनोलेयर्ड। अब देखिए एक सिंपल सा रीजन है, जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन वाले की बात करते हैं जिससे हम फिजियोप्शन बोलते हैं, उसमें गैस आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाती है। तो गैस क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इजीली लेयर फॉर्म कर सकती है, वहां पे वीक वंडरवॉल फोर्स काम करते हैं। लेकिन जब हम केमिकल वालों की बात करते हैं, उस सिचुएशन पे केमिकल बॉन्ड तभी बनेंगे जब वो बॉन्ड सरफेस पे बन रहे होंगे, और सरफेस तो सिर्फ एक ही अवेलेबल होगा उस समय। तो इट मींस अगर एक सरफेस अवेलेबल है जहां पे वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो इट मींस वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, मोनोलेयर्ड, उसमें सिर्फ एक ही लेयर बन पाएगी। तो इट मींस हम कह सकते हैं लेयर ऑफ गैस कैन बी एब्सॉर्ब्ड वन ओवर अदर बाय द वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो मल्टी लेयर फॉर्म हो गया। लेकिन बट द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, देयरफॉर मोनोलेयर्ड यहां पे। तो अब समझते हैं आगे की क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी गेट द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशंस, सिल्वर इन वाटर एंड नेक्स्ट इज FeOH होल थ्राइस इन वाटर। देखिए किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट सिल्वर इन वाटर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं AgCl और SnCl2 का, ठीक है ना, मतलब टिन क्लोराइड का यूज करते हैं ना, AgCl का यूज करते हैं। फाइनली से होता क्या है, SnCl2 है, इट कन्वर्ट इनटू SnCl4, बिकॉज हमें पता है टिन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रेदर देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पे क्या बच जाता है, सिर्फ Ag, और ये फॉर्म कर लेता है सिल्वर सोल यहां पे। नाउ द नेक्स्ट वन, FeCl3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस सिचुएशन पे फॉर्म करता है FeOH होल थ्राइस, और H और Cl मिला के HCl फॉर्म कर देते हैं, और ये होता है आपका कोलाइडल सोल। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, गिव रीजन लेदर गेट हार्डन्ड आफ्टर टेनिंग। जो लेदर होता है वो हार्ड हो जाता है टेनिंग के बाद, तो एक सिंपल सा रीजन होता है। देखिए जो लेदर है वो किससे बना हुआ है, एनिमल से, और ये जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो टेनिन होता है वो टेनिन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, कोगुलेशन होगा, और कोगुलेशन की वजह से वो पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इट मींस हम यहां पे कह सकते हैं ड्यू टू द म्यूचुअल कोगुलेशन ऑफ अ लेदर बाय टेनिंग, पॉजिटिवली चार्ज एनिमल्स लेदर विद नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ टेनिन। क्लियर? ये दोनों आपस में मिलते हैं, कोगुलेशन होता है और फाइनली वो हार्ड हो जाता है पहले के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इसका पार्ट हमें दिया हुआ है, लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। लायोफिलिक में हमने पढ़ा था डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक इंटरेक्शन होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, जो उसे स्टेबल बनाने में हेल्प करती है। बल्कि लायोफोबिक में वो दोनों आपस से रिपेल करते हैं, तो इसी वजह से लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन अट्रैक्टिव हो रही है और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू रिमूव CO व्हेन अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द हेबर प्रोसेस। देखिए जब अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें से जो CO होती है उसे रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि CO जो होती है वो अपने आप में एक पॉइजन की तरह काम करती है, और वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को वहां पे कम कर देती है। क्लियर? तो इट मींस हम कह सकते हैं बिकॉज CO एक्ट एज अ पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट, तो इसीलिए उसे रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, डिफाइन पैप्टाइजेशन एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। फर्स्ट बात करते हैं पैप्टाइजेशन की। पैप्टाइजेशन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो पैप्टाइजेशन के लिए आपको 2-3 टर्म्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, एक ध्यान रखना है फ्रेश प्रेसिपिटेट। तो जब हम एक फ्रेश प्रेसिपिटेट को शेक करते हैं एक कोलाइडल सोल में, फ्रेश प्रेसिपिटेट को शेक करते हैं कोलाइडल सोल में जिसमें मिक्स किए जाते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैप्टाइजेशन।
प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल। हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कोलाइडल सोल में, जो प्रिपरेशन का काम था बाय शेकिंग इन अ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज क्लियर हो रही है। तो इट मींस हमारे पास जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन कैसे, जब हम उसे एक डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं जिसके अंदर कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसे हमने पीछे जीटा पोटेंशियल के नाम से भी पढ़ा था। तो यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं, फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर और दूसरी लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो भी पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे जो एग्जाम बिहाफ में आपसे पूछे जाते हैं।